इंटरनेशनल इश्यूज, इसमें हम अंतर्राष्ट्रीय महत्व की चीजों को देखते हैं। इस वीक में प्रधानमंत्री जी दो प्रमुख देशों की यात्राओं पर हैं। एक तो यूके की यात्रा पर गए थे, यूनाइटेड किंगडम जिसे हम ब्रिटेन भी कहते हैं, वहां की यात्रा पर गए थे और काफी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया। और यूके और भारत के बीच में एक CETA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, जिसको आप FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उससे ज्यादा व्यापक यह अवधारणा है। और दोनों प्रधानमंत्रियों ने, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने जब ये हो रहा था उसके बाद जब संवाददाता सम्मेलन हो रहा था तो उन्होंने कहा कि ब्रेक्सिट मतलब ब्रिटेन, जब एक मूवमेंट है जब ब्रिटेन जो है यूरोपीय यूनियन से बाहर निकला था, तो उनका कहना था कि ब्रिटेन के यूरोपीय यूनियन से बाहर निकलने के बाद ब्रिटेन द्वारा अब तक का किया गया सबसे महत्वपूर्ण, सबसे आप कह सकते हो कि व्यापक इकोनॉमिक एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया गया है। भारत ने भी कहा, भारत ने हालांकि ये नहीं कहा लेकिन भारत ने भी वो बात कही जब स्टार्मर ये बात कह रहे हैं कि ब्रेक्सिट से निकलने के बाद जो यूके का इंडिया के साथ ही FTA हुआ है, वह यूके के लिए ब्रेक्सिट के बाद का सबसे बेहतरीन और सबसे महत्वपूर्ण FTA है। तो एक तरह से कहीं ना कहीं वो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के लिए भी तमाचा है, क्योंकि यूके और अमेरिका के बीच में भी फ्री जो है ट्रेड डील हुई है और यूके पहला देश है जिसने अमेरिका के साथ ट्रेड डील किया है। और इसका मतलब ये कहीं ना कहीं जो अमेरिका के साथ और यूके के साथ ट्रेड डील है, वो अमेरिका भले ही उनका बहुत महत्वपूर्ण पड़ोसी हो लेकिन वो ब्रिटेन के हित के लिए नहीं है। जबकि भारत का हमेशा से मानना रहा है कि ट्रेड डील या कोई भी डील ऐसी होनी चाहिए जिसमें दोनों देशों को लाभ होना चाहिए। गिव एंड टेक होता है, कुछ देना पड़ेगा कुछ लेना पड़ेगा। ये अगर आप करते हैं कि केवल आप दे रहे हो और आप कुछ पा नहीं रहे हो तो आप ठगे जा रहे हो, या आप सिर्फ पा रहे हो और कुछ दे नहीं रहे हो तो आप ठग रहे हो। और ये दोनों चीजें बेहतर नहीं होती है। एक अच्छे संबंधों के लिए, अच्छे व्यापार संबंधों के लिए, अच्छे राजनीतिक संबंधों के लिए जरूरी है कि जो भी ट्रेड डील हो वह दोनों के विन विन सिचुएशन हो, उसमें दोनों का लाभ हो। और इस ट्रेड डील में व्यापक रूप से ध्यान दिया गया है। यह केवल ट्रेड डील कहा जा रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहा जा रहा है, लेकिन यह CETA है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें इकोनॉमिक और ट्रेड पहलू को भी शामिल किया गया है। हालांकि अभी इन्वेस्टमेंट वाले पहलू पर बातचीत चल रही है और वो अलग से एक इंडिया यूके इन्वेस्टमेंट डील होगी जो कि इसी का भी पार्ट होगी, हालांकि उस पर अभी बात होगी। तो इसमें ट्रेड की बात है, वस्तुओं के, गुड्स के ट्रेड की बात है, उनमें शुल्क मुक्त आवागमन की बात की गई है। साथ ही साथ सर्विसेज भी इसमें ज्यादा आमतौर पे FTA में सर्विसेज शामिल नहीं होता है, ठीक है, लेकिन इसमें सर्विसेज भी शामिल है। इसमें सर्विस वाले पहलू पर भी ध्यान दिया गया है। इन्वेस्टमेंट वाले पहलू पर अभी बातचीत बन रही है, आगे देखा जा सकता है कि उसका क्या होगा, ठीक है। भारत के लिए महत्व के बारे में एक तो जो उसमें लिखा है वो तो पढ़ाएंगे। यूरोप के लिए क्यों महत्व है, भारत के लिए क्यों महत्व है, आप समझिए। मैं इसको बार बार बताया हूं जब भी मामला आता है कि वर्तमान समय में भारत सरकार का मानना है, और जो कि सही भी है, कि भारत किसी भी विकसित देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर सकता है कुछ चीजों के लिए। भले दूसरे की, जैसे हमारे यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर है वो महत्वपूर्ण है, तो सेंसिटिव क्षेत्र है, उसको ध्यान में रखते हुए भारत किसी भी विकसित देश के साथ, लोकतांत्रिक देश के साथ, जहां रूल्स बेस्ड इकोनॉमी चलती हो, उनके साथ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर सकते हैं। यानी हम उसके साथ, हमारे जो उद्योग धंधे हैं वो उसके साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। ये हमारे वाणिज्य मंत्री का कथन है। यानी जब आप किसी के साथ फ्री ट्रेडिंग डील कर रहे हैं, इसका मतलब आप सक्षम हैं कि आपके जो उद्योग धंधे हों वो नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं होंगे उस देश के सामान से, और आपका सामान उस देश में भी दिक्कत नहीं होगा। यूके ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने भी एक फ्री ट्रेड किया था, मुक्त व्यापार, है ना, वो उसने बिल्कुल भारतीय अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया था। उस समय हम कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि हम गुलाम देश थे, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारा देश उनके साथ उनके प्रति राजनीतिक रूप से गुलाम था, तो आर्थिक रूप से गुलामी तो अपने आप आ जाती है। आज वैसी स्थिति नहीं है।
आज ब्रिटेन भारत को, ब्रिटेन की या पश्चिमी विकसित देशों की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि ये एक बड़े बाजार है। ब्रिटेन छोटा देश है और उसके बावजूद भी उसकी जीडीपी लगभग भारत से थोड़ा सा कम है ना? भारत से थोड़ी सी जीडीपी कम है, और भले ग्रोथ ज्यादा ना हो लेकिन उतनी जीडीपी तो हर साल जनरेट हो ही रही है। तो ऐसे में भारतीय हमारे यहाँ पे जो सामान है, खासतौर से जो लेबर इंटेंसिव है, कपड़ा है, दवा है, लेदर इंडस्ट्री है, मरीन प्रोडक्ट्स हैं, एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड फूड है, इन सारी चीजों के लिए वो वहां पे एक बेहतर व्यापार हो सकता है, बेहतर बाजार हमको मिल सकता है। साथ ही साथ हमारे यहाँ पे जो स्किल्ड लोग हैं वो वहां पे बेहतर जॉब पा सकते हैं, जहां जो कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सकता है। ये तो चलो हमारे हुआ। साथ ही साथ वहां से हमको क्या क्या और मिल सकता है, ये तो बाजार सारी चीजें हैं। ब्रिटेन के पास भी नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है, अच्छी टेक्नोलॉजी है, बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। जैसे वहां का रोल्स रॉयस इंजन बनाने में है, हम उसके साथ कर सकते हैं। वहां से हमें कुछ निवेश भी आ सकता है, एफडीआई भी आ सकता है, जो पूंजी के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ आ सकता है। हम ब्रिटेन के साथ ज्वाइंट वेंचर कर सकते हैं, जो भारत के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है और ब्रिटेन के लिए हो सकता है। तो ये भारत का हुआ मोटा मोटा तौर पे। ब्रिटेन के लिए देखा जाए तो कैसे महत्वपूर्ण है ये, देखिए ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था स्टेगनेट हो गई है, बहुत ज्यादा बढ़ नहीं रही है, और ब्रिटेन या पूरे यूरोपीय यूनियन के लिए भी, यहां तक कि अमेरिका के लिए, जापान आदि जो भी विकसित देश है या दुनिया के लिए, उनको आज भारत की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ना महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं तो अतिशयोक्ति नहीं है। इसको लेकर एक बिंडरबर्ग या किंडलबर्ग ट्रैप कहा जाता है, जिसमें यह कहा जाता है कि जब दुनिया की अर्थव्यवस्था के पूरी दुनिया में टर्मोइल हो और एक तरह से उथल पुथल की स्थिति में हो, तो दुनिया को वैश्विक मंदी से बचाने के लिए जरूरी है कि कोई एक अर्थव्यवस्था जो बेहतर बड़ी हो और बेहतर प्रदर्शन कर रहा हो, उसके साथ इंटीग्रेशन करने वाला ही बचा रह सकता है, अदरवाइज वो बाकी अर्थव्यवस्था रिसेशन में चली जाएगी। इसका एक उदाहरण सोचिए, जैसे कोई ट्रेन जा रही हो किसी पटरी पर और फिर उसे ऊंचाई पर चढ़ना हो, और एक पर्टिकुलर डब्बे को लेकर वो आसानी से चल रही होती, लेकिन एक बार जाके उसको लगता है कि अब वो रुक जाएगी। पूरी ताकत लगाने के बाद भी वो रुक जाएगी या फिर वो पीछे आने लगेगी। ऐसी स्थिति से बचने के लिए अगर छोटा सा हेल्प मिल जाए, एक और इंजन का पुश थोड़ा सा मिल जाए, तो वो उसको जो प्रेशर है उसको या जो सिचुएशन है उससे वो बाहर निकल सकती है। आज अगर भारत की स्थिति देखा जाए, दुनिया की जो भी स्थिति है उसमें जितना भी ग्रोथ हो रहा है, जितना नई जीडीपी जनरेट हो रही है वैश्विक स्तर पे, उस पे 15% योगदान केवल अकेले भारत का है। केवल 15 जितना, यानी अगर देखा जाए तो लगभग $100 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। $2 ट्रिलियन के आसपास का 2% का ग्रोथ है वैश्विक स्तर पे, यानी कि $2 ट्रिलियन यानी कि 2000 अरब डॉलर का जो है नया जीडीपी जनरेट हो रहा है, इतना ग्रोथ हो रहा है। और इसमें मैंने कहा कि 15% भारत है, यानी $300 अरब भारत का है। तो भारत का अगर 7% के आसपास ग्रोथ रेट है और $4 ट्रिलियन से ऊपर की इकोनॉमी है, तो जब आप देखेंगे तो लगभग 280-290 बिलियन डॉलर हो रहा है। यानी ओवरऑल जो वैश्विक जीडीपी में ग्रोथ हुआ है उसका 15% केवल भारत से आ रहा है, और ये आगे आने वाले समय में और आता रहेगा। ऐसे में यूरोप और जो विकसित देश हैं, ब्रिटेन आदि हैं, यहां तक कि अमेरिका भी, उसको भारत के साथ फ्री डील करने से निश्चित रूप से जो उनके यहाँ की मंदी की स्थिति है उससे वो निकल सकते हैं। अब जो यूरोपीय यूनियन इधर उधर की बातें बताता है कि हम ये कर देंगे, वो लगा देंगे, रूसिया वाला कर देंगे, वो वही चीज है, रस्सी जल गई है, ऐठन नहीं गई है, और चूड़ी जो है अमेरिका से भर दिया जाता है। जबकि यूरोपीय यूनियन के ज्यादातर देश, उनको पता है कि अगर वो अपनी अर्थव्यवस्था को
पतन होने से बचाना चाहेंगे तो उनको किसी न किसी ऐसे देश के साथ अपनी अर्थव्यवस्था की लिंकिंग जरूरी है जो तेजी से विकसित कर रहा हो, जहां तेजी से डिमांड आने की संभावना हो। और ये सारी सिचुएशन पे भारत खरा उतरता है। अब ये मोटे तौर पे हम बता दिए हैं, ईयू का भारत के साथ संबंध होगा, ट्रेड डील होगी तब भी यही काम करेगा। भारत और अमेरिका के साथ ट्रेड डील होगी तब भी यही काम करेगा। भारत और जापान के साथ जब ट्रेड डील होगी तब भी यही काम करेगा। हाँ, भारत ने चीन और आसियान देशों से, अपने के पूरब के देशों से फ्री ट्रेड डील से बचने की बात की है, क्योंकि भारत के जो है वाणिज्य मंत्री कहते हैं कि उससे हमको कोई फायदा होने वाला नहीं है, हम अपने पश्चिम में ही फायदा लेंगे। उसमें जापान आदि एक जो है अपवाद की स्थिति में बनी हुई है। ठीक है, तो उस स्थिति में आइए चलिए अब ट्रेड डील को थोड़ा जल्दी जल्दी करके देखते हैं। देखिए, यूनाइटेड किंगडम, भारत यूनाइटेड किंगडम मुक्त व्यापार समझौता 2025, यानी ये मुक्त व्यापार समझौता FTA है, लेकिन एक्चुअली इसका नाम है CETA, व्यापक आर्थिक व्यापार समझौता। ठीक है, तो ये हस्ताक्षर किए गए हैं भारत के प्रधानमंत्री और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, दोनों देशों के लोग हैं। इधर भारत के वाणिज्य मंत्री हैं और ये ब्रिटेन के वाणिज्य सचिव या वाणिज्य मंत्री हैं। तो इन दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के दौरान इस CETA या कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट पर समझौता हुआ है। साथ ही साथ इसी समझौते के साथ भारत और यूके ने एक विजन डॉक्यूमेंट 2025 भी साइन किया है। ठीक है, भारत यूके विजन 2035 साइन किया है और ये एक जो हमारा रोड मैप 2030 था उससे अलग एडवांस वर्जन लेगा कि 2035 तक भारत और यूके कैसे आगे किन किन क्षेत्रों में किस तरह से सहयोग करेंगे। ठीक है, इसमें जो समझौता हुआ है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब अमेरिका लिखा है, इसको काटो, यहां पे यूके है, गलती हो जाती है, अमेरिका है ना, अमेरिका की जगह यूके को भारत के 99% निर्यात, यानी भारत से जो ब्रिटेन में निर्यात हो रहा है उसको यहां के बाजारों में शून्य टैरिफ या शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। टैरिफ क्या होता है? जब कोई देश किसी दूसरे देश में निर्यात करता है तो उस वो जहां पे आयातक देश है, जहां पे हम जैसे हम निर्यात करते हैं, तो जहां निर्यात करते हैं हम निर्यातक हो गए और जो निर्यात हमारा जहां पे निर्यात होता है वो आयातक हो जाता है। तो जो आयातक देश है, इंपोर्टर है, कंट्रीज है, वह अपने जरूरतों के अनुसार, जरूरत ये हो सकती है कि अपने देश के में अगर उसी तरह के सामान हैं, बनाने वाले हैं, तो उनको बचाए रखने के लिए कुछ शुल्क आदि लगाता है। और कई बार क्या होता है कि अगर बहुत डिमांड है तो उससे कर आदि भी कमाया जाता है, लेकिन मेन चीज होती जो शुल्क लगाया जाता है वह अपने देश के उद्योग धंधों को बचाने के लिए किया जाता है। ठीक है, जहां तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में यह माना जाता है कि आमतौर पे एक दूसरे के सामान मुक्त रूप से उन देशों में जाते हैं, हालांकि पूरी तरह से नहीं, कुछ इसमें रिस्ट्रिक्शन आदि हो सकते हैं, लेकिन मुक्त रूप से वहां पे जाते हैं। तो इसमें जितना भारत द्वारा जितना भी निर्यात किया जा रहा वस्तु है उसमें 99% उन आइटम्स अब जो है जीरो ड्यूटी पर जाएंगे। और ओवरऑल देखा जाए तो मात्रा के दृष्टि से लगभग 100% हम जो निर्यात करते हैं अब वो शुल्क मुक्त हो गया। 99% वस्तु, यानी कुछ वस्तु होगी, रेयर होगी, जिसपे अभी भी टैक्स लग रहा होगा, लेकिन वो हमारे बहुत ज्यादा वो मात्रा में उसका योगदान नहीं है। हमने जो है जो यूके के साथ विजन 2035 भी किया है, यह है विजन दस्तावेज जो है व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा, शिक्षा, जलवायु, नवाचार के क्षेत्र में, जिसको ब्रिस्क BRIS और C, व्यापार, बिजनेस, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी, एजुकेशन, जलवायु और इस तरह के कर रहे हैं कि इस तरह के संबंधों में एक व्यापक रोडमैप उपस्थित किया जाए। इसको नीचे हमें पढ़ाना भी है तो आगे आगे हम देखते हैं। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते की जो मुख्य विशेषताएं हैं, देखा जाए तो 24 जुलाई को यह हस्ताक्षरित हुआ है, 24 जुलाई 2025 को। और ये काफी समय से भारत और ब्रिटेन के बीच 2011 से ही एक समझौते पर ट्रेड डील होने की बात चल रही थी, बीच में बाद में हट गया, फिर बाद में 2020, 21, 22 के बाद कोरोना के बाद से फिर से ब्रिटेन ने जब वहां की स्थिति खस्ता हाल होगी, भारत की स्थिति बढ़िया थी, तो वहां पे काफी कोशिश किया गया। अंततः लेबर पार्टी की सरकार के दौरान यह समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। इसमें प्रावधान है कि भारत को ब्रिटिश निर्यात के लिए
90% टैरिफ लाइनों में कटौती की गई है। यानी जो ब्रिटेन से हम आयात करते हैं उनमें से 90% जो वस्तुएं होती हैं उन पे हम कटौती किए हैं टैरिफ। और भारत के लिए ब्रिटेन को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के लिए लगभग 99% टैरिफ लाइनों पर टैरिफ शून्य हो गया है। तो ये मेन कुल मिला के शुल्क मुक्त बाजार पहुंच है, जिसमें से भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% ड्यूटी फ्री या आप कह सकते हो टैरिफ फ्री जो है पहुंच का लाभ मिलेगा। और यह यूनाइटेड किंगडम और उसके लगभग संपूर्ण व्यापार मूल्य को कवर करती है। प्रमुख संप्रदान क्षेत्र जैसे समुद्र से जो मरीन प्रोडक्ट्स होते हैं, कपड़ा होता है, रसायन, आधार वस्तु अब शून्य शुल्क का लाभ उठाएंगे। पहले उन्हें इसमें से लगभग 20% तक, कई कुछ कम कुछ ज्यादा, यानी 20% तक इनको टैक्स देना पड़ता था। अब वो 0% के टैक्स पे जाएंगे। उससे होगा क्या, जैसे यहां से कोई कपड़ा बन के जा रहा हो, कोई शर्ट तैयार होके यहां से गई, 100 रुपए की शर्ट है, वहां पे उस पे 20 रुपए टैक्स लग गया, ठीक है, 120 रुपए की चीजें वहां पे बिक रही है। कोई कपड़ा कंबोडिया से या बांग्लादेश से या वियतनाम से, अब मान लिया वही शर्ट, उसी तरह एक कोई शर्ट गया जो कि वहां पे 90 रुपए की पड़ी, पहले उस पे भी टैक्स लगा 20%, तो वो 20% टैक्स लगा, यानी 18 और 108 रुपए का, हमारा 120 रुपए का, उनका 108 रुपए का। तो जाहिर सी बात है जो सस्ता है वो चीजें बिकती थी, हमारी मांग कम होती थी। अब क्या है, हमारा ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया। अब हमारी 100 रुपए की शर्ट 100 रुपए में जाएगी, उनकी 90 रुपए की शर्ट 108 पड़ जाएगी, यानी हमारी शर्ट सस्ती पड़ने लगेगी, हमारा कपड़ा सस्ता, हमारा लेदर प्रोडक्ट सस्ता पड़ने लगेगा, जिसके कारण हमारा और ज्यादा मांग वहां पे जनरेट होने लगेगा। ठीक है, इसी तरह से खाद्य प्रसंस्कृत पदार्थों के 99.7% टैरिफ लाइन, जो कभी 70% था, हम यहां जो प्रोसेस फूड भेजते थे उस पे 70% तक टैरिफ लगता था, अब सब समाप्त, अब 0 हो गया है। ठीक है, भारत को रबर, प्लास्टिक, ऑटो, चाय, काफी, मसालों जैसे क्षेत्रों में भी शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त हुई है। इस बीच ब्रिटेन को जो लाभ मिलेगा वो उसके एरोस्पेस इंडस्ट्री को मिल सकता है, उसके ऑटोमोबाइल सेक्टर को मिल सकता है, विद्युत मशीनरी पर भी है। ये जो भारत शुल्क लगाता था उसमें कटौती किया गया, जिसमें 11% से 110% तक की कटौती हमने किया है। कारों पे और जो विस्की आदि मतलब लीकर प्रोडक्ट है उस पे हमने कटौती की है, जिसका लाभ ब्रिटेन को मिलेगा। तो कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ का देखा जाए तो कई कृषि और प्रोसेस्ड फूड जो है, जिसमें फल है, सब्जियां है, अनाज है, हल्दी है, काली मिर्च जैसे मसाले हैं, आम का जो है पल्प है, अचार है, दालें हैं, ये सब अब ब्रिटेन में शुल्क मुक्त पहुंचेंगे। इस पे कोई शुल्क नहीं लगने वाला है। यानी अगर हमारा 100 रुपए की चीज है तो वहां 100 रुपए में ही बिकेगी। थोड़ा जो हमारा 100 रुपए मतलब कहने का मतलब है जो इस पे ट्रांसपोर्ट आदि का खर्चा लगने के बाद वो उसी पर, ब्रिटेन उसको महंगा करने की कोशिश नहीं करेगा। ठीक है, यानी जैसे उसका प्रोडक्ट है उस तरह से हमें हमारा मिलेगा, यानी हमें हमारी चीजें ज्यादा सस्ती से बिकेगी। और मार्केट का नियम है, अगर सस्ती चीजें हैं तो अगर वहां पे डिमांड पहले से चल रही है, कोई और जगह की दाल खरीद रहा है, कोई और जगह का अचार खरीद रहा है, हमारी चीजें सस्ती होंगी तो जाहिर सी बात है हमारी चीजें ज्यादा बिकेंगी। 95% से ज्यादा टैरिफ लाइनें शुल्क मुक्त होंगी, जिसमें 3 वर्षों में कृषि निर्यात में 20% से भी ज्यादा वृद्धि होने की संभावना है। और 2030 तक सरकार का लक्ष्य है कि पूरे दुनिया भर में हम $100 अरब का निर्यात करें, उसमें यह काफी भूमिका अदा कर सकता है। ठीक है, इसमें कटहल, बाजरा, जैविक जड़ी बूटी जैसी कृषि वस्तुओं के लिए भी बाजार है। और भारत के संवेदनशील क्षेत्रों जैसे डेयरी, सेब, जई और खाद्य तेलों की भी इसमें सुरक्षा की गई है कि ऐसा नहीं कि अमेरिका की तरह नहीं अपना डेयरी खोलो, हम अपना डेयरी प्रोडक्ट ले जाएंगे या हम अपना जो है जीएम फूड ले जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। जो हमारे सेंसिटिव चीजें हैं उस पर ध्यान रखा गया है। और देखिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, जो चीज हम ऑलरेडी उत्पादित कर रहे हैं उसके लिए हम आपके पास क्यों आएंगे, हम उससे आपको क्यों लेंगे। जाहिर सी बात है वहां पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बेहतर चलता है, जिसमें कंप्लीमेंट हो, जो चीजें हमें जरूरत हो, हम खरीद रहे हैं कहीं और से, वो आपसे खरीदेंगे, आप कहीं और से खरीद रहे हैं, हमसे खरीद लीजिए। ये होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में। अमेरिका क्या कर, नहीं, तुम भले फसल उपजाते हो, दूध में तुम दुनिया के सबसे ज्यादा उत्पादक हो, लेकिन मेरे डेयरी प्रोडक्ट लो। क्यों? क्योंकि हम बड़े पैमाने पर डेयरी की खेती करते हैं, उनको नॉन जो है वेजिटेटिव फूड भी खिलाते हैं, खूब दूध उपजाते हैं, सस्ता है, हमारे लो और तुम खिलाओ। ऐसे नहीं चलता है। इसलिए अभी अमेरिका के साथ ट्रेड डील नहीं हो पाई है, यूके के साथ ट्रेड डील हो गई है। समुद्री उत्पाद है, देखा जाए तो भारत के लिए इसमें $5.4 अरब का समुद्री निर्यात का अवसर है।
अभी यहां से ब्रिटिश समुद्री उत्पादों के आयात में भारत की हिस्सेदारी केवल 2.25% है। ये काफी बढ़ सकती है। और जैसे अमेरिका के साथ अगर ट्रेड डील नहीं हुआ तो वहां से कुछ हमारी समुद्री, खासतौर से जो झींगा आदि है, इसकी कम होने की संभावना है। और उसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा दक्षिण के राज्य, खासतौर से आंध्र प्रदेश पे। इसलिए अभी जब ट्रेड डील की बात हो रही थी तो चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट कहा था कि आप अमेरिका के साथ इस मुद्दे को हल करिए। तो भारत ने पहले ही, अब यहां कम हो सकता है तो ब्रिटेन हो सकता है, यूरोपीय यूनियन हो सकता है, और किसी देश को डाइवर्ट करके हम अपने को हेजिंग कर रहे हैं कि हमारे अपने जो किसान हैं, हमारे जो अपने उत्पादक हैं, जो कमजोर हैं, जो लेबर इंटेंसिव क्षेत्र है, उनको बेहतर बाजार मिल सके, अच्छा कीमत मिल सके, और उनके उत्पादन को बढ़ाए, यानी उनकी मांग बढ़े, ये न कि मांग घटे। इसी तरह से वस्त्र और प्रधान क्षेत्र है, हम 1143 उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त हैं, और लगभग जितना हम करते हैं इससे हमको बांग्लादेश, कंबोडिया जैसे देशों से लाभ मिलेगा। हम भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाएगा। ब्रिटेन 26.95 अरब डॉलर, यानी आप सोचिए कि 27 अरब डॉलर का वो वस्त्र आयात करता है। ब्रिटेन को तो वस्त्र खरीदना ही है 27 अरब डॉलर का। हम भेजते कितना है ब्रिटेन में अभी तक? 1.79, यानी 1.8 अरब डॉलर का हमारा वस्त्र कभी जाता है। अब अगर हमको फ्री हो गया, हमको बांग्लादेश और कंबोडिया जैसे देशों से वरीयता मिल गई, तो ये इनमें से ये ब्रिटेन का तो है नहीं, ब्रिटेन को मंगाना ही मंगाना है, तो वहां पे हमारे लिए काफी ग्रोथ के चांसेस बढ़ गए हैं। इससे आने वाले वर्षों में हमारी हिस्सेदारी कम से कम 5% अधिक बाजार हिस्सेदारी हमारी हो सकती है। इसी तरह से इंजीनियरिंग सामान पे है, हमारे लिए काफी, अगर देखा जाए तो भारत वैश्विक स्तर पर 77.79 अरब डॉलर का इंजीनियरिंग सामान आयात करता है। ब्रिटेन दुनिया भर से निर्यात करता है, दुनिया भर से 193 अरब डॉलर का आयात करता है। तो जब दुनिया से 193 अरब डॉलर का निर्यात कर रहा है तो हमारे लिए तो अभी, और हम अभी ब्रिटेन को कितना कर रहे हैं उसमें से 4.28, यानी काफी है ना। अगर हमारा अंतर कम हो जाए, जो 18% टैरिफ था, अब अगर वो कम करके 0 हो गया, तो हम अपने इसको बढ़ा के उसमें से काफी, उसका हिस्सा जो है उस रोटी में बड़ा पाई ले सकते हैं। ठीक है। इसी तरह से फार्मा क्षेत्र है, काफी कुछ हमारे पास इसमें बढ़ेगा, क्योंकि बड़े पैमाने पर लगभग 30 अरब डॉलर का आयात ब्रिटेन करता है। हम केवल अभी 1 अरब डॉलर का निर्यात कर रहे हैं फार्मा का, इसमें काफी हिस्सेदारी बढ़ सकती है। ठीक है। रसायन और प्लास्टिक निर्यात भी काफी बढ़ सकता है। देख लीजिएगा, खिलौना, रत्न और आभूषण निर्यात, इसमें अभी तक ज्यादातर जो है चीन का दबदबा था। रत्न आभूषण तो हमारा पहले से था, उसमें भी वृद्धि होगी क्योंकि टैक्स की कमी होगी। खिलौना और जो बाकी हैं उसमें भी काफी वृद्धि होने की संभावना है। चमड़े और जूते चप्पल का निर्यात, चमड़े और जूते चप्पल में पहले 16% टैरिफ लगता था, यानी हमारी 100 रुपए की चीज 116 रुपए हो जाती थी, और हम केवल 900 मिलियन डॉलर का हम निर्यात करते थे। अब यह संख्या बढ़ सकती है, और लग रहा है कि 1 से 2 वर्षों में ही हमारी बाजार हिस्सेदारी 5% तक हम ब्रिटेन के बाजार को प्राप्त कर सकते हैं। इससे जो आगरा, कानपुर, कोल्हापुर, चेन्नई जैसे एसएमईज हैं, जूते चप्पल कौन बना रहे हैं? ज्यादातर तो एसएमईज हैं, उनका रोजगार बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। ठीक है। अब ये तो ट्रेड के प्रमुख क्षेत्र हुआ, उसमें जो लेबर इंटेंसिव क्षेत्र है या जो इंजीनियरिंग गुड्स है उसमें मत होगी। साथ ही साथ भारतीय पेशेवरों के लिए यानी सर्विस में क्या है, तो देखिए यह एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। 75,000 भारतीय कामगारों को 3 साल के लिए यूके के सामाजिक सुरक्षा भुगतान से छूट देकर हमारे जो युवा पेशेवरों को एक नई बढ़त प्रदान करेगा। अभी क्या होता था कि जैसे यहाँ पे भी सोशल सिक्योरिटी में उनका पैसा कट रहा है, वो किसी कारणवश कंपनी वहां पे यूके में गए शॉर्ट टर्म के लिए, उस कंपनी का यहाँ भी है वहां भी भेजा, तो वहां की भी सोशल सिक्योरिटी में उनको पैसा देना पड़ता था, जिससे कहीं ना कहीं उन पर ज्यादा, उनकी भाई तनख्वाह ज्यादा आती, उसमें से सोशल सिक्योरिटी ही निकल जाता था। अब क्या है कि 3 साल तक के लिए, अगर 3 साल तक के लिए ही है, तो अगर आप भारत में कर रहे हो तो भारत में दे दो, वो भी यूके में कर रहे हो तो यूके में दे दो। इससे क्या होगा कि काफी पैसा हमारे ऐसे लोग जो 3 साल 2 साल के लिए जा रहे हैं, उनका वेतन में काफी बचत होगी, जो अल्टीमेट हमें ही लाभ, भारत को ही लाभ मिलेगा। साथ ही साथ भारतीय पेशेवर अब स्थानीय कार्यालय की आवश्यकता के बिना अधिकतम 35 यूके क्षेत्रों में 2 साल तक काम कर सकते हैं। 18 से अधिक रसोइयों, विशेषज्ञ, यानी कुल मिला के हमारे पेशेवरों को अब अमेरिका में यूके में वरीयता मिलेगी। ठीक है, ये बात यहाँ पे कहा गया है। साथ ही साथ इस ट्रेड एग्रीमेंट में
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं कहेंगे, वो कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो है ही, जिसमें वस्तुओं के लिए फ्री और बात की गई है, साथ ही साथ सेवाओं के लिए भी बात की गई है। और हमने भारत ने भारत और यूके विजन 2035 पर भी हस्ताक्षर किया है। ये क्या है? देखिए, यह विजन दस्तावेज 2035 तक एक दीर्घकालिक रणनीतिक रोड मैप तैयार कर रही है, जो कि रोड मैप 2030 का स्थान लेगी, इसको परिभाषित करता है। और ये ब्रिक्स की बात करता है, BRICS, ब्रिक्स की नहीं, BRICS नहीं, BRICS की बात करता है। और ये क्या है? B माने बिजनेस, व्यापार, R माने रिसर्च, अनुसंधान, I माने इनोवेशन, नवाचार, S माने साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, और K माने नॉलेज, ज्ञान। यानी इस ब्रिक्स पर आधारित यह होगा। और इसमें जो सहयोग के स्तंभ होंगे, व्यापार और आर्थिक विकास, इसमें भारत यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते सीटा पर हस्ताक्षर और द्विपक्षीय निवेश संधि की दिशा में कार्य हो गया, जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी की तरफ बात हो रही है, ये पहला हो गया। प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में यूके भारत अनुसंधान एवं नवाचार कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्रफल में जेट इंजन, एडवांस कोर टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन का सह विकास करने की बात है, जिसमें से रोल्स रॉयल्स के साथ समझौता होने की बात की जा रही है। इंडो पैसिफिक हिंद महासागर क्षेत्र पर रणनीतिक जो कन्वर्जेंस है वो शामिल रहेगा। अभी यूके का ही एक 5th जनरेशन फाइटर प्लेन जो है हमारे यहाँ पे वो खराब हो गया था, लगभग 1 महीने से ज्यादा समय तक रहा, फिर हालत अब बन बुन के गया वो। ठीक है। जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में ऊर्जा भंडारण की बात, ग्रिड परिवर्तन, अवतटीय पवन ऊर्जा में सहयोग की बात की जा रही है। शिक्षा और लोगों के बीच संबंध में बात की जा रही है, जिसमें भारत में ब्रिटिश विश्वविद्यालय स्थापित करने की बात की जा रही है। बहुपक्षीय सहयोग होगा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की बात हो, चाहे विश्व व्यापार संगठन की बात हो, चाहे विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक में, इन सब में सुधारों के लिए दोनों देश संयुक्त रूप से काम करेंगे। भारत ब्रिटेन संबंधों को संक्षेप में देखा जाए तो ब्रिटेन के साथ भारत का व्यापार अधिशेष है। भारत कुल द्विपक्षीय व्यापार 29.7 बिलियन पाउंड यानी लगभग 42-43 अरब डॉलर के आसपास है। इसमें भारत का निर्यात 23.1 बिलियन पाउंड है और ब्रिटेन का यानी बचा कितना हुआ 23 यानी 16, लगभग 7 बिलियन पाउंड का यानी करीब 8-9 अरब डॉलर का हमारा लाभ है। अब जो ये सीटा हुआ है, CETA ब्रिटेन के साथ हुआ है, उसका लक्ष्य ही है कि इस 39.7 बिलियन पाउंड में आगे आने वाले 10 सालों में हर साल इसमें कोशिश किया जाएगा कि 10 साल बाद इसमें वृद्धि 20 से 25 अरब पाउंड हो सके, यानी काफी महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। बाकी अगर निवेश देखा जाए तो ब्रिटेन छठा सबसे बड़ा प्रत्यक्ष निवेश स्रोत है। हम संयुक्त रक्षा अभ्यास आदि करते रहते हैं और कई सारी चुनौतियां भी हैं, तो यहाँ पे उसका अभी चूंकि ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है तो ट्रेड डील के संदर्भ में उनकी बात करना नहीं है, लेकिन कभी मौका आएगा तो उसको भी कर देंगे कि भारत और यूके के बीच में क्या ऐसी अभी भी ईयरिंग पॉइंट या चिंताग्रस्त बिंदु है। हालांकि निश्चित रूप से प्रधानमंत्री गए होंगे तो उन पर भी बात हुई होगी, जैसे कि एक खालिस्तानी जो मूवमेंट चलता है और उनके बहुत सारे NGOs आदि चलते हैं, वो कभी बाद में देखेंगे। ठीक है।